अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही? जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? सर इतनी लेट ज़िक्र हुआ हमारा हर पल हर फसाने में, क्या हुआ जो थोड़ी देर हुई हमें आने में? सर लगता है आप इस्लामाबाद से आए हैं, शाबाश है। मैं कैसा हूँ? मैं बहुत अच्छा। बेटा तू इंसान बन जा, वो बहुत है। यार मुझे लूज़ बॉल ना दिया करे, मैं पहले ही बहुत फिटी हूँ और स्पॉन्टेनियस हूँ, तो एमी मैं कोई ना कुछ सुना दूँगा बात आपको, फिर आप रोते रहेंगे कि हमारी बेइज़्ज़ती हो गई है। हाँ, थोड़ी तबीयत बेहतर है। आज बहुत दिनों बाद आपको देखा तो अच्छा लगा। अब आपकी ईद हो गई है मेरे ख्याल से। अब आपने चाँद देख लिया तो आप इफ्तारी कर सकते हैं, क्या नहीं? लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है भाईजान, क्या हो गया? आज इतना अच्छा मेरा मूड हमेशा ही अच्छा होता है, आप लोगों ने ना वैसे बदनाम किया हुआ और कुछ नहीं। इतने मैसेजेस मैं नहीं पढ़ रहा, सॉरी। भाई हौसला। जी जनाब, मैसेज देख लेंगे, आप फिक्र ना करें, लाजमी मैसेज देख लूंगा। डोंट वरी। नहीं, आज मेरी तबीयत वाकई थोड़ी सी बेहतर है। फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज आई वाज नॉट वेल, तो अब मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ। जब मैं बेहतर फील करता हूँ मेरा एनर्जी लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और वैसे भी आज क्लास के स्टार्ट से पहले ही आई गॉट माय फेवरेट टी, यू नो, कप का निशान। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी टुडे। सर क्या एब्सेंट होने वाले बच्चों का पूरा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, आधा रिजल्ट पकड़ेंगे, आधा रिजल्ट फाड़ के आपको दे देंगे, आधा कैंसिल कर देंगे। कौन लोग हो तुसी यार?
यहाँ पे कमेंट्स ना, बाकी अगर आवाम पढ़ रही हो ना तो जूते मारेगी आपको। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है गो टू वेबिनार का। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर्स, लेट मी नो। अगर न्यूमेरिकल में कोई एडजस्टमेंट गलत हो जाए तो पूरा न्यूमेरिकल काम गलत हो जाता है? नहीं। इनिशियल अलाउंस समझा दें, इनिशियल अलाउंस समझ जाएं आप। इनिशियल अलाउंस इज इनिशियल अलाउंस, जो 25% के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं। स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, लाजमी मिलते हैं। स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं हमेशा। सर 2 पेपर दे सकते हैं, पर तू कोई पेपर ना दे। चिल कर, तू जिंदगी एंजॉय कर, पेपर क्या करने हैं दे के। वैसे भी आखिरी इम्तिहान कब्र में ही होने जाके, उसकी तैयारी करते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। सर वो कौन सा एसेट पे होता है इनिशियल अलाउंस, ये समझ नहीं आ रहा। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर। सर अपॉर्चनमेंट बता दें बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज की। सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। तूने यही बात करनी है, तूने बाद में रेडी लगानी है, या तूने गर्म अंडे बेचने हैं। वॉट द सेम हेयर लाइक योर सर। चले, मैं अपनी हेयर ट्रीटमेंट की जिस दिन वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं शेयर करूंगा, वो कीजिएगा, आपके भी वाल ऐसे हो जाएंगे। इजिएस्ट वे टू पास टैक्स, हकदार बन जाए। टैक्स बिना पढ़े पास हो सकता है? हो तो सकता है, ख्वाबों में। सागदार ने सीए किया? नहीं, सीए ने किया सागदार को। खत्म हो गई है माई ग्रीन टी। आपने सीए किया? नहीं यार, मैं एफएससी करके आया हूँ। तुझे किसने कैसे लड़के? तेरी सूरत से है आलम में बहारों का सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। दुनिया में बड़ा कुछ रखा है, तू अपना इलाज करा शाबाश मेरे भाई जाके। दुनिया में बहुत कुछ है, तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलता, जा दुबई में बुर्ज खलीफा देख ले, अटलांटिस देख ले। इन आंखों से बाहर निकल तू भाई। स्टार्ट करें? कोई सवाल नहीं है? जी जी, कौन सी चीज?
और लॉसेस की वीडियो शेयर कर दी हो, या क्यों तूने मेरे से मार खानी है? सर नोबिता की ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। कल हम डिप्रिसिएशन वगैरह की बात कर रहे थे, और भाई मैं मैसेजेस सारे पढ़ लूंगा, मुझे फ्री तो होने दे। मैं बेचारा एक मजदूर आदमी हूँ, लेबर के तौर पे काम कर रहा होता हूँ। रात को सोने से पहले अपने तमाम मैसेजेस क्लियर करके सोता हूँ, और सुबह मेरी जब आंख खुलती है तो फिर 200 मैसेज पता नहीं कहाँ से आ गए होते हैं। तो मैं तो लगा होता हूँ हमेशा रिप्लाई करने के लिए। जब अभी मैं फ्री हूँगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, सिंपल सी बात है। कल हम एसेट्स की बात कर रहे थे। पढ़ लेते हैं। हमने कहा था कि हमने एसेट्स जो है वो परचेज करने हैं, वो हमने बाय करने हैं, उसका डिप्रिशिएट करेंगे, रेट क्या है, मेथड क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमने क्या की हैं, ये हमने देखी हुई हैं। अब आगे हमने ये सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 75A इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में पढ़ा था। वहां पे हमने पढ़ा था अगर हमने कोई किसी किस्म के एसेट्स वगैरह जो हैं वो परचेज करने होते हैं, तो हमें पेमेंट करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल। थ्रू बैंक हमने क्या करने होते हैं, परचेज करने होते हैं। 5 मिलियन तक के एसेट्स जो हैं आप कैश में पे कर सकते हैं, लेकिन 5 मिलियन से जो अबव आपने एसेट्स पे परचेज करने होंगे, वो हमेशा किस में करने होते हैं, आपने थ्रू बैंकिंग चैनल पेमेंट करनी होती है। अगर आप उसकी पेमेंट 5 मिलियन से ज़्यादा ही कर देते हैं और वो कैश में पे कर देते हैं, तो उसके दो कंसिक्वेंसेज जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे, आपको बेयर करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से होंगे? नंबर वन, एक कॉस्ट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी, आपकी कॉस्ट ट्रीट होगी। नंबर टू, आप डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन वगैरह कुछ भी ट्रीट नहीं कर सकेंगे। और कल को जब आप एसेट बेचेंगे वो वाला, तो उसका जितनी भी सेल प्राइस होगी वही क्या होगा, उसका गेन कंसीडर होगा। बिकॉज आपकी कॉस्ट जो है वो जीरो है, तो सेल प्राइस ही क्या होगा, आपका गेन जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। तो अगर कोई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हैं बिजनेस के लिए, उसकी लिमिट 5 मिलियन की है। उसके अलावा कोई आप मूवेबल एसेट्स ले रहे हैं, तो उसकी लिमिट कितनी है, 1 मिलियन की है। मतलब 1 मिलियन तक का एसेट जो है आप वो कैश में ले सकते हैं। अगर उससे ऊपर का अगर आप एसेट लेंगे, तो उसके लिए फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट विल बी थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर आप बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं करेंगे, फिर जो कंसिक्वेंसेज जो हैं वो बेयर करने पड़ेंगे। एक तो आप उस एसेट के ऊपर कोई किसी किस्म की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं कर पाएंगे, कोई डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होगी। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको जब भी उनको बेचेंगे, जो आपकी सेल वैल्यू होगी वही क्या कंसीडर हो रहा होगा, गेन कंसीडर हो रहा होगा। और उस पर फिर आपको कोई किसी किस्म की डेप्रिसिएशन या इस तरह की कॉस्ट वगैरह अलाउ नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में इस्तेमाल कर लें या बिजनेस, तो आप किस वैल्यू के ऊपर उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये चीज क्या है हमें देखनी होती है। अगर पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, तो जो उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू होती है वही क्या होती है आपके लिए कॉस्ट जो है वो एज्यूम हो रही होती है। मतलब उस डेट की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी वही क्या होगी, आपकी कॉस्ट जो है वो एज्यूम हो रही होती है। उसके अलावा अगर आप कोई भी एसेट प्रोड्यूस करते हैं, ट्रक करते हैं, तो उसकी जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी या प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, वही क्या कंसीडर होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट जो है कंसीडर हो रही होगी। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और जो आपके ओवरहेड्स हैं, ये जितने भी आपके उसको कंस्ट्रक्ट करने में, उसको प्रोड्यूस करने पे जो एक्सपेंसेस हुए होंगे, जो अखराजात हुए होंगे, वही क्या कंसीडर होंगे, आपकी कॉस्ट कंसीडर हो रहे होंगे। ये आप लोगों ने सीएम में पढ़ा होगा, और सीएम में एक आसान पेपर है, ये आप सबको पता है।
ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज फॉरेन करेंसी लोन। वैसे भी आजकल जितनी वैसे भी आजकल जितनी फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन आ रही है, जितनी फॉरेन करेंसी आपकी चेंज हो रही है, फॉरेन करेंसी लोन जो है और फॉरेन करेंसी की जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, ये बड़े आपके लिए क्या है, ये बड़े आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिजनेस में ये चीज जो है वो आ सकती है। इसको जरा क्या करना है, इसको जरा आपने देखना है कैसे चलेगी, कैसे नहीं चल रही होगी। इसमें सिंपल हम देखते हैं कि अगर हमने लोन लिया हुआ है किसी भी किस्म का, और उस लोन में अगर हमारा अभी वो रीपेबल है, हम उसकी रीपेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, और अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, एक्सचेंज रेट में तब्दीली आ रही है, तो उस फ्लक्चुएशन को हमने किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है, किस तरह से हमने उसको लेना है, वो हमने यहाँ पे देखना है। इस पूरे कंसेप्ट को जो है हम क्या करेंगे, ओह, इस पूरे कंसेप्ट को हम इस एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि कंसेप्ट है क्या और क्या नहीं है। वो कहते हैं जी, बिल लिमिटेड रिक्वायरमेंट है आपकी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्लांट, आपने प्लांट की कॉस्ट डिटरमिन करनी कितनी है, प्रायर टू एंड आफ्टर द चेंज इन एक्सचेंज रेट चेंज होने से पहले और एक्सचेंज रेट चेंज होने के बाद। ऑल्सो कंप्यूट डिप्रिसिएशन फॉर टैक्स ईयर 2010, 11 एंड 12। टैक्स ईयर 10, 11 और 12 की डिप्रिसिएशन है, वो भी क्या करनी है, आपने कैलकुलेट करनी है। और रेट जो है डिप्रिसिएशन का 15% है जो आप चार्ज कर रहे होते हैं। कहते हैं बिल लिमिटेड एक्वायर्ड अ फॉरेन करेंसी लोन अमाउंटेड टू रुपीज $40,000। $40,000 का लोन लिया है उसने इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2010 के शुरुआत में। द लोन इज रीपेबल इन 8 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। लोन जो है वो 8 एक साथ में क्या होना है, पे होना है। और पर किस्त कितनी है, $5,000 की है। द लोन वॉज यूटिलाइज फॉर इम्पोर्ट ऑफ अ प्लांट, लोन को हम प्लांट की इम्पोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वैल्यूइंग इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन, और उसकी कीमत कितनी है, लोन के बराबर ही है। मतलब 40,000 का लोन है और 40,000 का आपने क्या कर लिया, प्लांट ले लिया। एट टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ लोन, जब लोन ऑब्टेन किया था एंड जब हमने प्लांट इंपोर्ट किया था, तब डॉलर था 100 का। 100 का डॉलर भी होता था। द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द प्लांट। कंपनी ने ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकर किए हैं इस प्लांट के साथ। इंश्योरेंस एंड फ्रेट 20,000 का पे किया है। पोर्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो उसने पे किए हैं 5,000 रुपए के। कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी उसने पे की है 55,000 की। इनलैंड फ्रेट ऑक्ट्राई पे किया 10,000 रुपए का। एक्सपेंसेस उसने इंस्टॉलेशन पे पे किए हैं 10,000 रुपए के। कहते हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटेड। 4 किस्तें पे कर दी, 4 किस्तें पे करने के बाद उसका एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो गया है, फ्लक्चुएट हो गया है, चेंज हो गया है। एंड नेक्स्ट टू इंस्टॉलमेंट वर पेड एट रुपीज 105 की और 110 की हमने क्या की है, पेमेंट की है अगली दो। ये सवाल है। सवाल को एक दफा रीड करें, सवाल समझ लें, बिकॉज दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को समझा सकता हूँ मैं। सवाल रीड कर लें जल्दी से, फिर बताएं, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। रीड कर लिया।
डिनर का टाइम हो गया है, पता नहीं कौन लोग हैं जो डिनर करते हैं। आप खाएं पिए, जिंदगी एंजॉय करें। जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ें, जिन्होंने डिनर करना है डिनर करें, जिन्होंने बर्तन धोने हैं वो बर्तन धोएं, जिन्होंने बोरिंग कॉस्ट ऐड करनी है बोरिंग कॉस्ट ऐड कर लें, जिन्होंने पीएसएल देखनी है पीएसएल देख लें। सिंपल। अब जब आपने इस एसेट को परचेज किया होगा तो 2010 आपने 40,000 का एसेट लिया, 100 का एक्सचेंज रेट था, 4 मिलियन का क्या हुआ होगा, ये एसेट आपको पड़ा होगा 4 मिलियन का, 40 लाख का। आपने इसमें तमाम कॉस्ट इनकर की, आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई 4.1 मिलियन, जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप इस एसेट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब 2010 और 2011 में आप इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। तो 2010 में जब आपने एक्वायर किया, टोटल कॉस्ट ये थी, क्योंकि न्यू एसेट लिया था, सबसे पहले हम इसका क्या क्लेम करेंगे, इनिशियल अलाउंस जो है वो हम क्लेम कर रहे होंगे। तो 4.1 मिलियन का हमने 25% लिया, ये इसका जवाब आ गया, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर लेस करवा दिया, ये हमने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया। अब इस अमाउंट से ये इनिशियल अमाउंट हमने लेस किया, हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास WDV आ गई, कि ये इसकी WDV बनती है 2010 के एंड के ऊपर, 11 का स्टार्ट के ऊपर यही इसकी क्या बन गई, WDV बन गई। इसमें से 15% डिप्रिसिएशन जो है वो आपने लेस की, तो आपके पास WDV आ गई कितनी, ईयर एंड के ऊपर के साल के एंड के ऊपर आपकी WDV जो है वो इतनी बन रही है, वो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। तो 2010 में 2011 में डिप्रिशिएट होने के बाद जो 2012 के स्टार्टिंग के वो कितनी आपकी आ गई 221 आ गई। अब जब 2012 पेमेंट करनी, आपने पेमेंट की $5,000 की, लेकिन उन्होंने पेमेंट पे कहा भाईजान आज डॉलर जो है वो 105 का है। जब आपने लोन लिया था आपने 100 का लिया था, आज आपको कितनी इजाफी अमाउंट पे करनी पड़ रही है, आपको इजाफी जो है वो 50,000 पे करना पड़ रहा है। ये जो 25,000 आप इजाफी पे कर रहे हैं, ये आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ये उस एसेट में ऐड हो जाएगी। एक और इंस्टॉलमेंट उसी साल पे किया आपने $5,000 की, ये $5,000 ये पेमेंट हुई 110 के हिसाब से। आपने लोन लिया था 100 का, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 50,000, ये क्या हो जाएगा, ये भी इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ गई, ये हमने इस WDV में ऐड की, हमारी रिवाइज WDV ये आ गई, इसके ऊपर फिर हमने रेट लगाया तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो जब भी एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा होगा, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन होगी, अगर एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी लायबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है, तो जितना इजाफा होगा, जितना इंक्रीज आया होगा, वो सारा क्या हो जाएगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, आप उसको अपनी इनकम में ऐड कर देंगे, इनकम का पार्ट, सॉरी एसेट कॉस्ट में ऐड कर देंगे, आप उसे क्या कर देंगे, एसेट कॉस्ट का पार्ट जो है वो बना देंगे। तो ये एक्सचेंज रेट है, ये इंपॉर्टेंट है इस दफा, बिकॉज एक्सचेंज रेट हमारे कंट्री का बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो माइट भी आपको एसेट गिवन करते और उसमें क्या करेगा कि ये इस तरह से आप उसको ट्रीट कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए एक्सचेंज रेट ज्यादा हो रहा था तो हमने इसको इस तरह से ट्रीट कर लिया, अगर एक्सचेंज रेट कम हो रहा होता तो हम ये लेस करवा रहे होते। तो ये चीज जो है आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर आपने कोई एसेट वगैरह एक्वायर किया है और उससे आपको सब्सिडी
वगैरह मिल गई है, कोई गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह मिल गई है, तो वो सब्सिडी या जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रही होती है उसमें से हम देखते हैं कि क्या वो ग्रांट चार्जेबल टैक्स है या नहीं है, या वो ग्रांट एग्जेम्प्ट है कि नहीं है। वो ग्रांट या सब्सिडी जो मिली है आपको, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, इसका मतलब वो तो एफडी कॉस्ट का पार्ट बनी हुई है, उसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई ग्रांट आपको ऐसी मिली है, सब्सिडी मिल गई है जो एग्जेम्प्ट है, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो है वो हम क्या कर देंगे, एसडी कॉस्ट में से लेस करवा देंगे। रिमेनिंग जो नेट अमाउंट होगी उस पे हम क्या कर रहे होंगे, अपने एसेट्स को लेके चल रहे होंगे। जैसे एग्जांपल है कि उसने इक्विपमेंट परचेज किया है 1,70,000 रुपए का, गवर्नमेंट से ग्रांट दी है 1.5 लाख रुपए की। अगर ये ग्रांट एग्जेम्प्ट है तो हम इस कॉस्ट ग्रांट की अमाउंट लेस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी हम क्या करेंगे, इस अमाउंट के ऊपर अपने इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर ये ग्रांट एग्जाम्प्ट ना होती तो फिर जितनी भी ग्रांट है थी वो टैक्सेबल है, जितने कैश खरीदा होगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, वो सारे का सारा उसकी इनकम का पार्ट जो है वो बन रहा होगा, सॉरी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रहा होगा। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, तो इनकम जुड़ा हुआ है मुंह आज। उसके अलावा लीज्ड एसेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर लीज्ड एसेट में ना आपने दो बातें सिर्फ याद रखनी है हमेशा। जहां पे भी लीज्ड एसेट आ जाएगा, आपने सिर्फ दो बातें जो हैं वही याद रखनी है, और वो आपने कभी भी नहीं भूलनी। लीज्ड एसेट के केस में दो बातें आपने याद रखनी है और वो कभी भी आपने नहीं भूलनी। कौन सी? नंबर 1 कि सिर्फ और सिर्फ जो लीज रेंटल्स है ना, वो आपको अलाउड है। आप इन्हें क्या कर सकते हैं, हमेशा क्लेम कर सकते हैं, आप इन्हें अपने बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवा सकते हैं। नंबर 2, जो लीज्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन होगी ये हमेशा इनएडमिसिबल है, ये कभी भी आप क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 3, जो लीज्ड एसेट्स के अगेंस्ट आप फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह पे कर रहे होंगे वो भी इनएडमिसिबल है, वो भी कभी भी आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। नंबर 3, अगर आप नंबर 4, अगर आप लीज्ड टर्म एक्सपायर होने के ऊपर, अगर आपकी मेच्योर हो गई है, एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब आप कहते हैं जी मैंने इस एसेट को एक्वायर कर लेना है, तो रिमेंबर वो हमेशा रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे, आप एक्वायर करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू या जो भी बार्गेनिंग प्राइस होगी उसके ऊपर आप एक्वायर करेंगे, और उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, उसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। ये बात जो है ये आपने नहीं भूलनी। लीज्ड एसेट्स के मुतालिक ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, जो आपने नहीं भूलनी। पेपर में बड़ा कुछ गिवन करता है कि जी लीज एसेट्स हैं, उसकी डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ये उसने गिवन की है, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो है उसने क्या की होती है, उसने आपको गिवन की होती है। रिमेंबर जो क्लेमेबल चीज है वो दो ही है, एक ही है, वो है लीज रेंटल। उसके अलावा अगर आपने लीज एसेट्स को खरीदना है तो वो किस वैल्यू पे खरीदेंगे आप, वो आप जो भी रेजिडुअल वैल्यू होगी या जो भी बार्गेनिंग प्राइस होगी उसके ऊपर क्या करेंगे, आप उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, ये नोट्स में एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को रीड आउट कर लीजिएगा, आपको चीजें जो है वो समझ आएंगी। नोट्स मेरे ख्याल से मैं कल के शेयर कर चुका हूँ। उसके अलावा डिस्पोजल ऑफ एन एसेट है, ये हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ है। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन याद है? इसको याद करने के लिए ना ये याद कर लें, ये तीन वर्ड्स
ये पूरी डेफिनेशन डिस्पोजल की कवर हो जाते हैं कि डिस्पोजल क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ई से एक्सचेंज आ जाएगा, एस से सोल्ड आ जाएगा, फिर ई से आ जाएगा आपका एक्सचेंज, आर से आ जाएगा रिडीम्ड, टी से आ जाएगा ट्रांसफर्ड। आप इस तरह से करेंगे और ये 3 वर्ड्स जो हैं डेजर्ट, स्टार, एलसीडी, ये आपकी डिस्पोजल की डेफिनेशन जो है वो बन जाएगी कि डिस्पोजल का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। डेजर्ट, स्टार, एलसीडी, ये चीज जो है ये आपने क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा आप मुकम्मल एसेट भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और आप एसेट जो है वो पार्ट्स में भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो वो भी अगर पार्ट्स में डिस्पोज करेंगे तो जो भी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी आप क्या कर रहे होंगे, आप उसके मुताबिक इसको ट्रीट कर रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट है और ये तमाम चीजें जो हैं ये मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि कंसिडरेशन हमारी क्या होगी क्या नहीं होगी जब भी हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे। उसके बारे में हमने एक नॉर्मल रूल पढ़ा था डिस्पोजल से मुतालिक, वो क्या था कि फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज हायर वो हमारी क्या होती है, कंसिडरेशन रिसीव फीट होती है। ये रूल याद है, भूले तो नहीं। नंबर 2, अगर कोई भी एसेट आपका गुम जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तबाह हो जाए, तो फिर उसकी क्या होगी फेयर मार्केट वैल्यू, बिकॉज एसेट का लॉस होना, एसेट का गुम जाना, ये भी क्या ट्रीट होता है, ये भी डिस्पोजल ट्रीट होता है। अब चूंकि वो डिस्पोजल है तो हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम देखते हैं कि जो भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक इंडेमिनिटी वगैरह मिल रही होती है या कोई सेटलमेंट के मुताबिक आपको कोई चीज मिली है या कोई जुडिशियल डिसीजन के मुताबिक उन्होंने कोई रकम आपको लेके दे दी है, तो ये जो भी अमाउंट रिसीव होगी वो आपके क्या कंसिडर होगी, कंसिडरेशन रिसीव जो है वो ट्रीट हो रही होगी। उसके अलावा अगर आप पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में ले जाते हैं या बिजनेस वाले एसेट को पर्सनल एसेट्स में ले जाते हैं, तो उस केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है एसेट्स की, वही क्या होती है, आपकी कंसिडरेशन रिसीव ट्रीट हो रही होती है। उसके अलावा ये लीज वाला पॉइंट है, ये अभी मैंने बताया कि अगर आप लीज एसेट को एक्वायर कर लेते हैं तो जो उनकी रेजिडुअल वैल्यू होती है या जो उनकी बारगेनिंग प्राइस होती है वही हमारी क्या होती है, कंसिडरेशन रिसीव फीट हो रही होती है। उसके अलावा ये वो वाला पॉइंट है जो मैंने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आपको हाईलाइट करवाया था कि हम इसको बाद में जाके ट्रीट करेंगे, बिजनेस में इसकी एडजस्टमेंट है वो पढ़ने के बाद कैपिटल गेन में ट्रीट करेंगे। ये है कि अगर आपने मल्टीपल एसेट्स बेचे हैं और उसकी आपने वन सिंगल ट्रांजैक्शन की है, आपने 2 एसेट्स बेचे हैं, दोनों इकट्ठी वैल्यू मिल गई है आपको, अब आपने देखना है कि वो वैल्यू क्या है क्या नहीं है कैसे नहीं है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम वो वैल्यू जो है वो एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर क्या कर रहे होंगे, प्रोपोर्शनेट कर रहे होंगे। इसको जरा हम देखते हैं। हाँ ये सवाल था जो मैंने कहा था बिजनेस में करेंगे फिर जाके हम इसको देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कहते हैं जी on 1st July, Ahmed purchased 2 sculptures for rupees 410 and 475 respectively. उसने 2 मूर्तियां ली हुई थी, एक 410 की, एक 475 रुपए की। On 30th November, during shifting of his house, he lost both sculpture. दोनों चीजें जो हैं वो क्या हो गई हैं, उसकी लॉस्ट हो गई हैं। On 15 January, he received insurance claim of 940 in a single transaction against the loss of 2 sculpture, और दोनों का उसको एक साथ ही इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है। वो कितना था, 940 था। मार्केट वैल्यू कितनी है स्कल्पचर्स की, जब घूमे थे तब 360 थी और 540 थी। हमने टैक्सेबल इनकम निकालनी है क्या होगी और क्या नहीं होगी। अब देखिए हमारे पास 2 स्कल्पचर है, एक स्कल्पचर नंबर 1 है, एक स्कल्पचर नंबर 2 है। हमें इनकी कॉस्ट तो पता है, कॉस्ट कितने की है। स्कल्पचर 1 हमने लिया था 4,10,000 का
स्कल्पचर नंबर 2 हमने लिया था 4,75,000 का। हमें कंसिडरेशन रिसीव अगर मिल जाए कि कौन सी कितनी कंसिडरेशन रिसीव है, तो हमारे पास क्या आ सकता है, हमारे पास गेन या लॉस जो है वो आ सकता है। अब कंसिडरेशन रिसीव हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब इसने हमें क्या बताया, इसने कहा जी मैंने आपको 9,40,000 रुपया दे दिया दोनों का। अब मुझे इसमें से डिसाइड करना है कि स्कल्पचर नंबर 1 का कितना है, स्कल्पचर नंबर 2 का कितना है, ये मैंने डिसाइड करना है। और ये कैसे डिसाइड होगा, किस तरह से करेंगे, उसके लिए कहता है कि आपने फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस के ऊपर से क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। अब वो कैसे करेंगे, कि देखें आपके पास स्कल्पचर 1 की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 3,60,000। टोटल स्कल्पचर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 3, 5, 8 और 9, 9 लाख थी। आप इसको डिवाइड करें और किसको करना है, प्रोपोर्शनेट 9,40,000 को अब मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। ये होगी स्कल्पचर 1 की फेयर मार्केट वैल्यू। स्कल्पचर 2 की अगर आपने पोर्शन करनी हो तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 5,40,000। टोटल कॉस्ट कितनी थी, टोटल फेयर मार्केट वैल्यू 9 लाख। आप इसे प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं 9,40,000 को। आप इसे सॉल्व करें, बताएं क्या जवाब आता है। पहले का 376 आएगा, दूसरे का 564,000। अब देखें ये आ गया 564,000। इसकी कितनी हुई कंसिडरेशन, 376। अब इसमें कितना लॉस आ रहा है और इसमें कितना गेन आ रहा है, $34,000 का लॉस आया। अब चूंकि सेक्शन नंबर 38 में है ये, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस पे गेन कितना आया है, 89,000 का गेन आया है, सेक्शन नंबर 38 पे है। इस पे क्या होगा, टैक्स जो है वो पे हो रहा होगा। तो ये पॉइंट था जो इसने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट मिल जाती है तो उसको कैसे आपने प्रोपोर्शनेट करना है कंसिडरेशन रिसीव को, वो हमने यहाँ पे सीख लिया। ये क्लियर है। उसके बाद की बात बारी इंटेंजिबल्स की। इंटेंजिबल्स क्या है, हमारे पास एसेट्स हैं बट ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, लाइसेंस वगैरह। अब इंटेंजिबल्स होते क्या है, मींस कोई भी पेटेंट्स, इन्वेंशन, डिजाइन, मॉडल, फॉर्मूला, कोई भी कॉपीराइट, कोई भी ट्रेडमार्क, कोई भी साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज जिसमें सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, एक्सपोर्ट कोटाज, फ्रेंचाइज, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह जो है, या कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो है जो आपके पास हैं, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको एक साल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर आपको गेन वगैरह हासिल हो रहा होगा, उसके बेनिफिट वगैरह हासिल कर रहे होंगे, तो ये आपके इंटेंजिबल्स कहलाते हैं। अब इन इंटेंजिबल्स को हमने क्या करना है, हमने इनको अमोर्टाइज करना है। अमोर्टाइज करने का रूल क्या होगा कि जो भी इनकी कॉस्ट होगी उसको इनकी लाइफ पर डिवाइड करते हैं, कितनी लाइफ है। अगर लाइफ सर्टेन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता 10 साल चलाना है, 15 साल चलाना है, 20 साल चलाना है, फिर 25 साल तक मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, अमोर्टाइज कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। और अगर हम ड्यूरिंग द ईयर इंटेंजिबल्स लेंगे तो उस साल की जो अमोर्टाइजेशन होगी वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल डिवाइड बाय टोटल ईयर मल्टीप्लाई बाय उस साल कितने डेज हमने ये इंटेंजिबल को यूज किया है, डिवाइड बाय 365। तो हमारे पास डेली बेस के ऊपर जो उसकी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है वो आ जाएगी। जैसे एग्जांपल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में उसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो 28 लाख का शो किया हुआ है, तो इसने 28 लाख का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपेंस आउट किया हुआ है। ये कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं होना, ये कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं होना। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया ये एक्सपेंस आउट नहीं हो सकता, इसे ऐड बैक करें और क्या करें, इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज करें। अब इसने सॉफ्टवेयर लिया था 25 फरवरी को, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 ईयर थी और इसका स्पेशल ईयर है जो खत्म हो रहा है सितंबर को। तो 28 लाख का सॉफ्टवेयर लिया, 4 साल लाइफ है। अब 25 फेब से लेके 28
30 सितंबर तक 218 डेज इसने यूज किया होगा, डिवाइड कर 365 से सॉल्व किया तो इसकी अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर इतनी आ गई। फिर है जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹5 million बीइंग द कॉस्ट ऑफ अ राइट टू यूज अ फॉर्मूला फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड। इसने ये भी एक्सपेंस आउट किया है, तो ये भी एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं टीएल obtained the rights on 1st March from Hitech USA for 12 year, 12 साल के लिए इसने राइट्स लिए हैं। इसका ईयर एंड जो है वो दिसंबर में होता है, तो हम ले लेंगे 5 मिलियन, इसको डिवाइड करेंगे 12 पे। 1 मार्च से लेके दिसंबर तक 306 डेज यूज हुआ, इसको डिवाइड किया 365 से सॉल्व किया तो हमारे पास अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर जो है वो कैलकुलेट हो रही होती है। तो रिमेंबर अगर हम ड्यूरिंग द ईयर इंटेंजिबल्स ले रहे होते हैं तो इस तरह से हम इसकी अमोर्टाइजेशन कर रहे होते हैं। बाकी तमाम रूल जो डेप्रिसिएशन के हैं वही हैं। जिस तरह अगर हम डेप्रिशिएबल एसेट्स को डिस्पोज करते हैं उस तरह गेन निकाला जाता है, सेम उसी वे में हम इसका भी गेन निकाल रहे होते हैं। वही कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास डब्ल्यूडीवी आ जाती है, कंसिडरेशन माइनस डब्ल्यूडीवी करेंगे तो हमारे पास गेन जो है वो आ रहा होगा। बाकी तमाम प्रोसीजर जो है वो सेम ही है। उसके बाद है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंडिचर है जो हमने बिजनेस शुरू करने से पहले कमेंस किए थे, लाइक फिजिबिलिटी स्टडीज, प्रोटोटाइप्स के ऊपर, ट्रायल प्रोडक्शन के ऊपर। ये है हमारे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इनको हमें कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इनको अमोर्टाइज करेंगे। रेट क्या होगा, जितने भी हमने एक्सपेंसेस वगैरह किए हैं वो अगले 5 सालों में, या मतलब हर साल 20% करके हम उसे क्या कर रहे होंगे, हम उसे अपनी इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसने 80,000 शामिल किया है फॉर टेस्ट रन, तो टेस्ट रन एक प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, आप इसे एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, आप 80,000 को ऐड बैक कर देंगे और इसका फिर आप क्या लेंगे, 20% लेंगे, और हर साल मतलब अगले 5 सालों तक 16,000 को क्या कर रहे होंगे, आप एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो अगले 5 सालों पे क्या हो रहे होते हैं, एक्सपेंस आउट हो रहे होते हैं। उसके बाद है जी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। कहते हैं जी एक्सप्लेन द टेक्स्ट ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। उसने हमें कुछ इंडिपेंडेंट सिचुएशंस गिवन की हैं, हमने क्या करने हैं, हमने बताना है कि इसका क्या टेक्स्ट ट्रीटमेंट होगा, क्या टेक्स्ट ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो चीज़ हमने क्या करनी है यहाँ पे डिटरमिन करनी है। इस तरह की इंडिपेंडेंट थियरी जो है वो पेपर में क्या होती है, एक्सपेक्टेड होती है, पेपर में आपको आ रही होती है। बेहतरी आयजा प्राइवेट लिमिटेड हैज रीवैल्यूड इट्स बिल्डिंग इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कंसीक्वेंटली चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द रीवैल्यूड अमाउंट। उसने अपनी प्रॉपर्टी जो एसेट्स जो है वो उसने रिवैल्यू कर दी है और डेप्रिसिएशन जो है वो उसने चार्ज कर दी है रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर। टैक्स वाले तो कभी भी इसको नहीं मानते, टैक्स वाले कह देंगे कि यार ये डेप्रिसिएशन जो है ये आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, सॉरी इस वैल्यू के ऊपर आप कभी भी डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज टैक्स में जो है आपको रीवैल्यूएशन तो अलाउ नहीं होती, तो ये इसको अलाउ नहीं होगी, बल्कि जो कॉस्ट होगी टैक्स रूल्स के मुताबिक क्या की जाएगी, इसका डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउ की जा रही होगी। उसके बाद कहता है आयजा प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर हैज ओपनड एन ओवरसीज ऑफिस इन फ्रांस। फ्रांस में उन्होंने एक अपना ऑफिस खोला एंड हैज क्लेम्ड इनिशियल अलाउंस एंड डेप्रिसिएशन ऑन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स परचेज्ड बाय द ऑफिस। और जो फ्रांस का ऑफिस लिया है उस पर उन्होंने इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम करने की कोशिश की है। तो इनिशियल अलाउंस कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इनिशियल अलाउंस के लिए लाजमी है कि वो पाकिस्तान में जो एसेट्स हैं उन पे क्लेम होना चाहिए, तो ये नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उज़ैर लिमिटेड हैज चार्ज इम्पेयरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स डेप्रिशिएबल एसेट, ये तो अलाउ ही नहीं है, ये कभी भी क्लेम नहीं हो सकती। फिर उज़ैर लिमिटेड हैज डिसकंटिन्यूड अ मेजर प्रोडक्ट लाइन ऑफ इट्स बिजनेस and selling of the machinery related to this product line over a period of 1 or 2 years to get the right price. Uzair Limited want to claim depreciation on the idle machinery until dispose of. तो ले सकता है जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, मशीन तो लगी हुई है, टैक्स में मशीन जो है जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं होगी डेप्रिशिएट हो रही होगी एज पर द टैक्स लॉस। उसके बाद है मिस सना sells a number of personal vehicles in a tax year, makes a significant amount of profit in the process. She is of the view that the said income is exempt from tax. सही कह रही है, पर्सनल व्हीकल है उसके ऊपर टैक्स नहीं होता, उसके ऊपर कोई किसी के ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। उसके बाद है XY Limited has recorded a gain on revaluation of its foreign currency balance at the year end. The gain is
ऑफ बोथ रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड अमाउंट। अनरियलाइज्ड गेन के ऊपर कभी भी टैक्स हमारा चार्ज नहीं होता। बाद पॉइंट नंबर 7 है, ऑन 20th में Miss Sana purchased a vehicle not planned for hire amounting to rupees 4.21 million to be used solely for purpose of her business. While preparing the tax return, she has claimed the initial allowance and depreciation as per the prescribed rates in the income tax ordinance for tax year 2001 on full value. तो ये नॉट प्लान फॉर हायर व्हीकल है। नॉट प्लान फॉर हायर व्हीकल पे डिप्रिसिएशन अलाउ हो सकती है, लेकिन कोई किसी किस्म का इनिशियल अलाउंस जो है वो अलाउ नहीं हो सकता। तो ये तो हम कह देंगे कि इनिशियल अलाउंस के ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकती। उसके बाद है ऑन 1st April अजहर परचेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अमाउंटिंग टू रुपीज 5 million for his business. The software has a useful life of 30 years. Azhar has charged full year amortization on straight line basis over a useful life of the software. तो फुल ईयर अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं हो सकते बिकॉज उसने ड्यूरिंग द ईयर लिया है। तो हम क्या करेंगे, जितने डेज इस्तेमाल हुआ है वो डेज डिवाइड बाय 365 करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे क्या कर रहे होंगे हम उसको लेके चल रहे होंगे। उसके बाद है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पेएबल अमाउंटिंग टू रुपीज 2,10,000 हैज बीन डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। द कंपनी हैज नॉट डिडक्टेड एनी टैक्स ऑन द सेड एक्सपेंस। और कोई भी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे थे उसके ऊपर टैक्स है था, अगर टैक्स हेल्ड नहीं किया आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद पॉइंट नंबर लास्ट है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज चार्ज डेप्रिसिएशन according to the rates admissible under the tax law amounting to rupees 1 lakh on machinery taken on a lease from a scheduled bank in August 2014. Lease rentals paid during the year 2020 amounted to rupees 2,20,000. The leased machinery was transferred to own assets on maturity on 30th April. On maturity, the WDV of assets were 5 lakh, market value 8 lakh, but residual value क्या थी 50,000 थी। उसने इतनी लंबी कहानी बताई है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे बस दो बातें चाहिए, लीज रेंटल अलाउ हो जाएंगे, क्लेम कर लूंगा, और जब मैंने लीज्ड एसेट को एक्वायर किया है उस डेट के ऊपर जो रेजिडुअल वैल्यू थी वो मेरी कॉस्ट कंसिडर हो जाएगी। बाकी तमाम कहानी वो मार्केट वैल्यू गिवन कर रहा है, WDV गिवन कर रहा है, कॉस्ट गिवन कर रहा है, वो अल्लाह की कसमें खाना शुरू कर दे, ये कसम ले लें कसम ले लें, फर्क है। लीज रेंटल क्लेम कर सकते हो, और जिस दिन आपने एसेट को एक्वायर कर लिया लीज एसेट को, उस दिन की जो फेम जो उस डे की जो बार्गेनिंग प्राइस होगी या जो रेजिडुअल वैल्यू होगी उस पर क्या करेंगे, अपने एसेट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सो यहाँ पे हमारा ये जो है ये 100% कंप्लीट होता है। जी जनाब, सर आज के लिए बहुत है। मैं तो नहीं कह रहा, कहाँ गया? हाँ, ये जो पूरा बिजनेस है ना, पूरा बिजनेस, ये आपके पास समरी शीट्स मौजूद है। इसे क्या करना है आपने, देखना है, इससे हर न्यूमेरिकल जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है। और पूरे बिजनेस को समराइज करके हमने इस तरह लिखा हुआ है, कौन कौन से रूल हैं जो एड बैक होने हैं, जो लेस होने हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। इसको जरा आप लोगों ने रीड आउट कर लेना, इस समरी को 2 से 3 दफ़ा रीड आउट कर लेना। पूरा बिजनेस सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो क्या है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। रूल सारे मेंशन है, क्या क्लेम कर सकते हो क्या क्लेम नहीं कर सकते, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको गिवन की गई है। तो ये समरी शीट जो है आपके पास होनी चाहिए।
आपका बिजनेस जो है वो 100% यहाँ पर हो जाता है। और जितने आपने रूल्स पढ़े सारे पेपर में नहीं आते, कोई से 5-6 एडजस्टमेंट देता है, वो एडजस्टमेंट जो है वो आपने करनी होती है, दैट इज इनफ। इसके अलावा अगर आप कहें जी हमने सारे रूल्स पढ़े हैं और उसने हर एक चीज पूछनी है, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फैमिली के एडजस्टमेंट जो है वो पूछना होता है, और वो सारी की सारी इसमें क्या है लिखी हुई है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। समरीज पूरी दुनिया में पड़ी हुई है, इसमें मेरे ख्याल से अब कोई किसी को इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी जनाब, यहाँ का कोई सवाल है तो बताओ। सर इसके पास पेपर कल करेंगे, कल किसने देखा, क्या पता कल होना हो। सर 10 मिनट का ब्रेक दे दें फिर पास पेपर करा दें। वाह भाई वाह, तेरे लिए तो मैं वेला बैठा हूँ ना यहाँ पे। सर फ्रेश हो जाएंगे, FR2 पढ़ के पागल हो गए हैं, हम तो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, क्या हो गया। ये आप लोग बस पढ़ाई पे डाल रहे हैं, पागल तो आप लोग बचपन से थे, साफ सीधी बात है। जी जनाब, शुरू करें। 5 मिनट का ब्रेक था वो हो गया, 2 मिनट वैसे हैं कि मैंने 9:30 पे ब्रेक मारी थी, और अब हम 2 मिनट हैं, तो 9:25 पे शुरू करूंगा। 5 मिनट का ब्रेक कहा था ना आप लोगों ने, 5 मिनट के ब्रेक पूरे होने में 2 मिनट बाकी हैं।
मॉक सैटरडे को है। मॉक आप लोगों ने अटेम्प्ट लाजमी करना है, जितने भी हैं ना एनरोल्ड स्टूडेंट्स, आप सबने मॉक हर हालत में देना है। एक सवाल आता है, अटेम्प्ट करो, अपलोड करो सैटरडे को। आधा सवाल भी आता है, कोई मसला नहीं है, हर हालत में मुझे मॉक चाहिए, ठीक है। चाहे एक एडजस्टमेंट भी नहीं आती ना, मॉक अटेम्प्ट लाजमी करना है आपने। मैं मॉक के बाद, मैं मंडे को, आप मंडे से ऑनवर्ड मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दे दूंगा। मैंने कल R1 के तमाम टेस्ट दे दिए थे ना, मैं ये भी दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे मॉक देखना है। जितना मॉक में आता है वो आपने मॉक आकर देना है। ठीक है। अब भाई परसों में आईकेप की वेबसाइट स्टक हो गई है, और मुझे ये क्वेश्चन का पीडीएफ दे दें, वजह कोई पीडीएफ नहीं मिलना इन क्वेश्चंस का। सर पास्ट पेपर कल करा दें प्लीज, वजह, रीजन, गिव मी 3 रीजन से कल कराऊं, मैं करवा दूंगा। 3 वैलिड रीजन के आज क्यों नहीं करने। टाइम पूरा होने में, क्योंकि 10 बजे तक की कमिटमेंट है, अभी 35 मिनट पड़े हुए हैं। पहली रीजन खत्म। दही लेने जाना है, दही कैन वेट, खत्म। कल बूस्ट अप हो के आएंगे, अभी उठो जंपिंग करो सही हो जाओगे, बूस्ट अप हो जाओगे, खत्म। सर आपको उनकी आंखों का वास्ता है, ये वास्ते वास्ते सारे फजूल होते हैं, खत्म। बर्तन धोने जाना है, करके धो लीजिएगा, खत्म। गैस चली जाएगी, रोटियां बनानी है, आज रोटी ना खाइएगा, ये भी रीजन नहीं, मुझे वैलिड रीजन नहीं बताइए आपने। नहाने जाना है, पानी खत्म हो जाएगा तो ईद पे नहा लेना आप, वैसे भी 1 डेढ़ माह बाद ईद आ जानी है। सर आपकी शादी की दुआ करनी है, तू रहने दे। हाँ, वो बोल रहे हैं बहुत पढ़ लिया अब रेस्ट करो, ये कोई अब्बू नहीं बोलते। ये जो अब्बू बोल रहे हैं ना, उन्हें का कोई मसला नहीं है। मेरी भी सुन लें। नहीं सर, अम्मा बुला रही हैं, कौन सी।
फिजिकल आप जाके मॉक दे सकते हैं, बट उसी जो टाइम होगा उसी टाइम के ऊपर देना है आपने। नाइन टू 9 से 12 मौके टाइमिंग है। जो फिजिकल नहीं दे सकते, जो फिजिकल नहीं आ सकते, हम उनके पास चले जाते हैं मौके लेने के लिए, हम उनसे ऑनलाइन मौके ले लेंगे, ठीक है। 1 मिनट रह गया है और पूरे मैंने 10 मिनट की ब्रेक दे दी है। जो आप कह रहे हैं 10 मिनट चाहिए हमें रिफ्रेश होने के लिए, राइट आफ्टर 1 मिनट 10 मिनट का ब्रेक खत्म। चेक करें कितना मैं सियाना हूँ, 10 मिनट का पूरा ब्रेक दिया आपको मैंने, 1 मिनट सिर्फ रह गया। सर व्हाई सो हार्ड टुडे? नहीं मैं तो नहीं हार्ड, आई एम नॉट हार्ड, यू आर बर्गर टुडे। सर ये खाना खाऊं, जाए जाए जाए, निकले मैं आपको भी निकाल दूं, सुकून से खाएं जाके। सर प्लीज आज बस कर दें, कल 3 घंटे के रख लेना। मोहतरमा अगर आप 55 मिनट नहीं पढ़ पाती ना, तो डू यू रियली थिंक दैट कि आप 180 मिनट पढ़ लेंगी? वुमेन। चलें जी, 10 मिनट का ब्रेक पूरा हो गया, हमारा बिजनेस डन हो गया है। अब हम इसके पास पेपर्स करते हैं और अब हम देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बिजनेस में से अभी तक आए हैं, जो 100 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम उनको लेके चलते हैं, क्या है और क्या नहीं है उनको जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है वो ऑटम 2009 से आया हुआ है, 4 नंबर का। कहते हैं स्टेट द कंडीशंस अंडर व्हिच अ टेंजिबल एसेट शुड मीट टू क्वालिफाई एज अ डेप्रिशिएबल एसेट। कि बताएं टेंजिबल एसेट्स कब जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट्स के तौर के ऊपर ट्रीट हो रहा होता है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में लिखा हुआ था 3 बातें, कि जब उसकी लाइफ जो है 1 साल से ज्यादा हो, वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, और वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे कैपिटलाइज कर लेते हैं, हम उसको अपनी इनकम का पार्ट बना रहे होते हैं। उसके बाद कहते जी ड्यूरिंग द ईयर टैक्स 2009 इसहाक एंटरप्राइज डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। रिक्वायरमेंट है कि आपने टैक्सेबल गेन या लॉस जो भी है व्हाटएवर उसे कैलकुलेट करना है 6 मार्क्स का। An immovable property was sold for rupees 200 million. The cost of property was 100 million. Up to tax year 2008, tax depreciation of rupees 10 million had been allowed on the immovable property. हमने कल ये स्पेशल केसेस में पढ़ा था कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, अगर उसकी सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, फिर हम जो डेप्रिसिएशन होती है वही गेन उसका होता है। कल हमने पढ़ा था। अब उससे सवाल है रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 दफा पास पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। अब आपसे गेन निकालना चाहेंगे तो गेन इसका 10 मिलियन ही आएगा, लेकिन आप जस्ट ये नहीं लिख सकते कि 10 मिलियन गेन है, आपने साबित करना होगा। अब गेन साबित करने का फॉर्मूला होगा गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, 200 मिलियन की, 200, डेप्रिशिएट कितना किया हुआ है उसने, 10 मिलियन का। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 200 माइनस 190, जवाब क्या आएगा, 10 मिलियन का आएगा, और यही क्या होगा, इसका गेन जो है वो बन रहा होगा।
तो शॉर्टकट में बताया था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रही है, उसकी वैल्यू उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, तो जितनी डेप्रिसिएशन होती है वही उसका गेन होता है। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद है अ प्लांट वाज एक्सपोर्टेड टू नेपाल, आपने नेपाल भेज दिया। द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अमाउंटेड टू ₹28 मिलियन। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो कितनी मिली है आपको? 28 मिलियन की मिली है। द कॉस्ट एंड रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट वाज 25 मिलियन एंड 18 मिलियन रिस्पेक्टिवली। हमने कहा था अगर हम एसेट एक्सपोर्ट करते हैं, जो WDV जो प्रिसिशन होती है वही क्या होती है, उसका गेन होता है। अब उसका गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट में से हम लेस करवाते हैं कॉस्ट माइनस टैक्स डिप्रिसिएशन, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास गेन आ जाता है। अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी थी? इसकी कॉस्ट थी हमारे पास 25 मिलियन, और कॉस्ट माइनस लेस टैक्स डिप्रिसिएशन WDV को कहते हैं, ये 18 थी, ये हमने लेस की। 7 मिलियन जो है वो इसकी डिप्रिसिएशन थी, और वही इसका क्या आ गया? गेन आ गया। फिर है 3 trucks were disposed of for ₹2.5 million. They were acquired in tax year 8. The WDV of trucks at the beginning of tax year 9 was 2.4 million. The trucks were being used partly 60% for business purpose. तो रेट उससे हमें बताया हुआ, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि 60% है। आप इसमें 3 कॉलम बना लेंगे, एक 100 वाला, एक 60 वाला, एक 40 वाला। जो डिसअलाउड डेप्रिसिएशन होगी वो निकालेंगे, आपका गेन जो है वो आ जाएगा। तो ये हमने बात की हुई है। उसके बाद है एडवाइस द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को आपने एडवाइस करनी है। मैनेजमेंट को एडवाइस कैसे करते हैं? कि ईमेल करके। ईमेल करेंगे तो मैनेजमेंट को एडवाइस हो जाएगी। वैसे भी आप ईमेल में तो बहुत प्रो होते हैं। एडवाइस द मैनेजमेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन का आपने ट्रीटमेंट बताना है, उनको एडवाइस देनी है। कहते जी यू आर द टैक्स कंसल्टेंट। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग कौन है? आप लोग आइडियल एसोसिएट्स के टैक्स कंसल्टेंट है, who are engaged in the business of manufacture and sale of electronic good for the last 20 years। तो पिछले 20 साल से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह बेच रहे हैं, आप लोग कंसल्टेंट है। द फर्म हैज रिक्वेस्टेड फॉर योर ओपिनियन, और आपकी ओपिनियन मांगी जा रही है। 3 इवेंट्स हैं, इन 3 इवेंट्स के ऊपर आपकी ओपिनियन मांग रहा है। क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बताएं जी क्या करते हैं जी कंसल्टेंट साहबान, बताएं क्या करेंगे इसका? हम सिंपल बता देंगे कि ये जो प्रोविजंस हैं टैक्स में डिसअलाउ होती है, हम इन्हें कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। तो आपने प्रोविजन अगर लेस की थी, आप इसे ऐड बैक कर देंगे, अदरवाइज ये इग्नोर हो जाएंगी, इसका ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होते। तो प्रोविजंस जितनी भी टैक्स में हो, जितनी भी प्रोविजंस टैक्स में हो, जितनी भी, वो सारी क्या होती हैं? इग्नोर होती हैं, उनको हम ट्रीट नहीं कर रहे होते। ये चीज जो है ये आपको पता होनी चाहिए। प्रोविजंस जो है वो हमेशा क्या होती हैं? इग्नोर हो रही होती हैं। उसके बाद है पेमेंट अगेंस्ट द लायबिलिटी व्हिच वाज आउटस्टैंडिंग सिंस 2006 एंड हैड बीन बैक इनटू टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म इन 2009। बताइए क्या ठीक किया है गलत किया है? तो हम इसे बताएंगे कि यार 2006 से वो आउटस्टैंडिंग थी, 3 साल में पे करनी थी, 6, 7, 8, 3 साल लैप्स हो गए, अब नहीं पे की तो 9 में क्या हो जाएगी? ये एड बैक ही होनी चाहिए थी। उसके बाद है इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑन 3 year old प्लांट व्हिच हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट इज 7 years। तो ठीक है, चाइना से प्लांट इंपोर्ट किया है, फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको आप इनिशियल अलाउंस क्लेम करेंगे। और जो टैक्स में डेप्रिसिएशन का रूल है उसके मुताबिक क्या कर रहे होंगे? आप इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो ये आपने 3 इवेंट्स का एक्सप्लेन करके ये जवाब देना है। गॉट इट? पेन चेंज करते हैं, कौन सा पेन सिलेक्ट करें? पंद्रह नंबर का सवाल है वो, फिर आप हो गया।
कहते जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द एडमिसिबिलिटी, बताना है क्या ये जो ट्रांजैक्शन गिवन की गई है ये अलाउड है या नहीं है, ऑफ द अबव अमाउंट फॉर टैक्स पर्पसेस, इन अमाउंट्स के बारे में। कहते हैं जी कैरेट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर, import and sale of electronic appliances for past 20 year। गाजर लिमिटेड क्या कर रही है, सॉरी कैरेट लिमिटेड कह रहा हूँ, गाजर ओहो कैरेट लिमिटेड कह रहा हूँ, गाजर क्या दिया, इंपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की सेल कर रही है पिछले 20 सालों से। When reviewing the company's tax provisions, you notice the following amount appearing in the tax calculation। ये कुछ अमाउंट्स हैं जो कैलकुलेशन में क्या हो रही है, अपेयर हो रही है। कौन कौन सी? The expenditure of rupees 4,50,000 on promotion of a product which is expected to generate a revenue for 12 years। ये आपने एक्सपेंस आउट किया है, और हमने पढ़ा है कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, ये एक्सपेंस आउट थोड़ी होने होते हैं। अगर कोई भी एक्सपेंस ऐसा है आपका, कोई भी एक्सपेंस आपका ऐसा है जिसका बेनिफिट आपको एक से ज़्यादा मिलेगा, तो आप उसे अमोर्टाइज करेंगे। तो ये क्या होना चाहिए, अमोर्टाइज होना चाहिए। तो इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज होनी चाहिए। तो इसने लेस किया हुआ है, हम इसको ऐड बैक कर देंगे और इसकी जो अमोर्टाइजेशन है वो हम चार्ज कर रहे होंगे। उसके बाद अब बैड डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ लोन, कि आपने स्टाफ को लोन दिया और वो रिकवर नहीं हुआ, तो भाई ये बैड डेट क्लेम नहीं कर सकते। बैड डेट क्लेम होता है वो वाला जो आपकी नॉर्मल इन्वेंट्री से डील कर रहा हो, नॉर्मल बिजनेस आइटम डील कर रहा हो, जिसमें आप लेके चल रहे होते हैं। तो ये तो वो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। Initial allowance of 4 million on a used equipment acquired locally from MSD Limited। लोकल यूज इक्विपमेंट के ऊपर भी इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमें डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद है फाइनेंशियल चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू रुपीज 3 लाख ऑन अ व्हीकल एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम रेडिश लीजिंग, लीज रेंटल्स पेड इन द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 4 लाख। सिर्फ हम कहेंगे ये लीज रेंटल जो है यही अलाउ होंगे, ये फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह हो गए, और यहाँ जो हमारे डेप्रिसिएशन वगैरह हो गई है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी इनएडमिसिबल है, ये हमारी एड बैक हो जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद इंटेंजिबल क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है, इसके रूल्स क्या है, मतलब इसको अमोर्टाइज करेंगे, जिस साल एक्वायर करेंगे, नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे क्या कर रहे होंगे, हम इसको अमोर्टाइज कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद है describe the method of accounting that may be adopted under the income tax ordinance 2001 by following persons deriving income chargeable to tax under the head income from business। तो कंपनी कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगी, कंपनी सिंपल जो अडॉप्ट कर रही होगी मेथड, वो होगा एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस पे उसको लेके चल रही होगी, और कंपनी के अलावा जो पर्सन है वो कैश बेसिस भी कर सकते हैं और एक्रूवल बेसिस भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करना हो तो क्या प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर मैंने आपको रटाया हुआ है। वो 3 बातें जो हैं वो क्या करनी है, आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद डिस्पोजल क्या होता है एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है डेजर्ट स्टार, ये क्या होगा, ये आपकी डिस्पोजल क्या है एक्रोनिम बन जाएगा, वो लिख लेंगे। फिर ऑटम 15 का सवाल है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एन एसेट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन डिडक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। बताएं क्या कॉस्ट होगी एसेट की इन सर्कमस्टांसेस में, बताना है, एक्सप्लेन करना है। मिस्टर आमिर एक्वायर अ न्यू मशीन पार्टली इन एक्सचेंज फॉर एन ओल्ड मशीन, उसने नई मशीन जो है वो खरीदी है ओल्ड मशीन देके। He paid freight to bring the old machine to the other location। तो उसने रेंट पे किया, फ्रेट पे किया ओल्ड मशीन लेके जाने का वो,
ऑल्सो परचेज कूलिंग इक्विपमेंट, नया इक्विपमेंट भी लिया विच वॉज अटैच टू द न्यू मशीन फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। जो नई मशीन का अटैच किया गया था, इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो आपने ओल्ड मशीन दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू प्लस ये जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं डिस्पोजल के, और जो न्यू आपने इक्विपमेंट लिया है उसके पैसे, और अगर कोई कैश दिया होगा वो सारे ऐड होके आपके पास क्या बन जाएंगे, आपके पास न्यू एसेट की कॉस्ट जो है वो बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद है मिस्टर सोलत एक्वायर्ड प्रोडक्शन मशीनरी बाय यूटिलाइजिंग अ लोन रीपेएबल इन यूरो। The loan is expressed in rupees and is repayable in 2 years time. 2 सालों में हमने क्या करना है, लोन को रिपे करना है। Solat also received 20% subsidy on such machinery from the provincial government. तो जो लोन होगा, जो लोन होगा, अगर कोई एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आएगा, फ्लक्चुएट होगा, वो हम बीच में ऐड कर देंगे। उसके अलावा जो सब्सिडी मिली है वो हम कॉस्ट से क्या कर देंगे, लेस करवा देंगे। ये चीज जो है वो हमने डिस्कस आउट की थी। इसके बाद है 1 जुलाई 15 को तलहा ने अपने पर्सनल कंप्यूटर जो हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। He also had to upgrade the operating system to comply with the business need. उसको सिस्टम अपग्रेड करना था, तो विंडो चेंज करनी थी, सिंपल सीधी सी बात है। तो उसने पर्सनल कंप्यूटर लेके आया, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट कंसिडर हो जाएगी इस चीज के ऊपर। राही ने फर्नेस कंस्ट्रक्ट किया अपनी फैक्ट्री के लिए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, हमारी उसकी वैल्यू बन जाएगी। अब ये देखें स्प्रिंग 16 का सवाल है, 7 नंबर का सवाल आया है। Akram has recently established an advertising agency in the name and style of Azad Advertising for introducing his business to both international and local clients. He has allocated considerable chunk of his marketing budget to entertainment expenditures. Under the income tax ordinance and rules made thereunder, advise Akram about the prescribed limit conditions for the deduction of entertainment expenditure. एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के वो 4 पॉइंट्स आपको बताए थे, रट्टा मारना का काज है, यहाँ पे लिखना है, लिख लोगे। सिर्फ वो 4 पॉइंट जो है थे, अगर फॉरेन है तो एलोकेटेड हो, अगर लोकल है तो क्लाइंट्स की एंटरटेनमेंट के ऊपर हो, फॉरेन क्लाइंट्स की एंटरटेनमेंट वगैरह के ऊपर होने चाहिए। नई ब्रांच की ओपनिंग के लिए या एम्प्लॉयज की मीटिंग या डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो सारे के सारे इसमें आ रहे होते हैं, तो ये लिखना है। अब देखिए 4 पॉइंट है और 7 नंबर है, अगर आप कोई से 2 से 3 पॉइंट भी लिख लेंगे तो आपको नंबर जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद फिर 17 में सवाल आया है, एक्सप्लेन द टर्म डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अब देखें डिस्पोजल दोबारा आया है। अब डिस्पोजल याद करना है आपके लिए आसान चाहिए, DESERTSTAR डिस्पोजल का डेफिनेशन कि डिस्पोजल इंक्लूड्स दिस आप लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। ऑटम 17 का सवाल है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2017। Silver Enterprises sold an immovable property for 50 million. The cost of property was 30 million. अब जैसे प्रॉपर्टी बेच रहा है, कितने की ली थी, 30 की, कितने की बेच दी, 50 की। अब मैंने बताया था कि इस केस में डिप्रिसिएशन ही क्या होती है, हमारी गेन के बराबर होती है। अब ये 2.5 मार्क्स का सवाल है, कैसे निकालेंगे, आप लेंगे गेन कैलकुलेट करने के लिए सेल प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। अब देखिए कितने का बेचा है इसने, 50 का बेचा। डिप्रिशिएट कितना किया था, 6 का किया हुआ था। 50 माइनस 44, आंसर विल बी 6 मिलियन। इस तरह से क्या कर रहे होंगे आप, इसको डिप्रिशिएट कर रहे होंगे। उसके बाद शम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोल्ड एंड एक्सपोर्टेड वन ऑफ इट्स प्लांट टू नाइजीरियन कंपनी, उसने एक्सपोर्ट कर दिया। सेल प्रोसीड्स जो है 25 मिलियन की, रेलेवेंट नहीं होती। आपकी जो डिप्रिसिएशन है कॉस्ट माइनस डब्ल्यूडीवी वो रेलेवेंट होती है, वो कितनी आ रही है, 13 मिलियन की। ये क्या हो जाएगा, आपका गेन कंसिडर हो जाएगा। गॉट इट।
तो ये तमाम वो बातें हैं जो हमने डिस्कस आउट की हुई हैं। इस तरह के बिजनेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रही होती हैं। इतना रखता हूँ मैं यहाँ तक। 5 क्वेश्चंस रह गए थ्योरेटिकल, वो कल करवा के फिर मैं आपको कल बिजनेस के और एओपी के जितने न्यूमेरिकल्स हैं कल सारे के सारे मैंने वो करवा देने हैं आपको। अराउंड कल मैंने 6 न्यूमेरिकल्स करवाने, जिसमें 3 प्रॉपर्ली सॉल्व करवाऊंगा, 3 प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा और बाकी एडजस्टमेंट डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स मंडे को नहीं, मॉक सैटरडे को ही होगा। ये बिजनेस की सीरीज आती है। अब आपको लगता है कि बिजनेस के न्यूमेरिकल्स बड़े मुश्किल होते हैं, यही है ना? आप लोगों को लगता है कि बिजनेस के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। नहीं, एओपी की मैं वीडियो अवेलेबल कर दूंगा, जो है वो आपने देखनी है। सेल्स टैक्स 5 पेजेस है रूल्स करा के, बस मैंने सेल्स टैक्स के आपको कुछ न्यूमेरिकल्स 2-3 करा देने हैं, दैट विल बी इनफ। तो बिजनेस हो गया है, यकीन हो गया कि बिजनेस पास कर लोगे, पेपर पास कर लोगे बिजनेस से। ठीक है भी, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।